तो वेलकम टू आवर चैनल आपन एकेडमी। फाइनली आज हम लोग क्लास 12th के उर्दू के चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है। देखिए क्या नाम है। इस चैप्टर 8 का नाम है प्रॉमिस। आखिर क्या किस तरह का कहानी है, और कहानी जो आप सुनेंगे आपको ये जो कहानी में जो कभी खुशी कभी, हालांकि खुशी तो इस कहानी में है नहीं, सिर्फ गम में डूबने वाले हैं आप। ठीक है, तो किस तरह और कितना प्यारा ये कहानी है आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। और इस कहानी का नाम प्रॉमिस क्यों रखा गया है ये भी आपको पता चलेगा। पूरी कहानी को मैं बहुत ही आसानी से एकदम शॉर्टकट में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गम में नहीं डूबना चाहिए। तो ये जो प्रॉमिस है इस कहानी का नाम, क्योंकि एक अफसाना, कहानी को उर्दू में क्या कहते हैं, अफसाना कहते हैं। तो ये पूरा अफसाना किस तरह है और इस अफसाना का टाइटल जो है उन्वान वो प्रॉमिस क्यों रखा गया, पूरी कहानी क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। आज हम लोग कहानी के गम में डूबने वाले हैं। ठीक, तो क्लास 12th के उर्दू का ये चैप्टर नंबर 8 है। न्यू बैच 2026 के लिए आप लोगों की तैयारी लगातार चल रही है और इस सफर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। और याद रखना है, टारगेट है 95 प्लस की। एक महीने में तैयारी करके हमारे स्टूडेंट ने 95 प्लस स्कोर गेन किया था। तो आपकी तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है। तो सोचिए आपको 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है। 100 में 100 उर्दू में आया है और आपका भी आकर रहेगा। ये टारगेट लेकर चलना है। और जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना, वो हर एक चीज़ों को कॉपी में नोट करते चले जाना है। और साथ में पीडीएफ तो दिया ही जाता है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर इसका पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा। आपन एकेडमी टेलीग्राम का नाम है। अगर आप ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो का जो टाइटल है ना, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और नीचे लिखा रहेगा आपन एकेडमी टेलीग्राम लिंक डाल दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक पर पहुंच सकते हैं, आपन एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम पर। ठीक है, वहीं पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा। हर एक चीज़ों को आप अपने कॉपी में या तो नोट करते चलिए और नहीं तो पीडीएफ का जिरोक्स निकलवा लीजिए। उसको जब जिरोक्स निकलवा लेंगे तो चीज़ों को अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आप रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, टारगेट याद रखिएगा, 100 में 100 लेकर आना है और आपका आएगा। कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक तुरंत, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं ना, उस ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए। और यहाँ तक कि आज के इस वीडियो को स्टेटस पे डाल दीजिए। चारों तरफ वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है और लाइक करके लाइक की संख्या बढ़ाना है। चलिए आज क्लास 12th के उर्दू का चैप्टर नंबर 8 इसको समझते हैं और चैप्टर 8 का खात्मा करते हैं। देखिए, ये जो 8वां चैप्टर है ना, प्रॉमिस नाम ही है इस कहानी का। ये क्या है, ये एक कहानी यानी कि अफसाना है। उर्दू में अफसाना कहते हैं। तो ये क्या है, एक अफसाना है। और जो शख्स अफसाना लिखता है उसको अफसाना निगार कहते हैं। अफसाना लिखने वाले को, कहानी लिखने वाले को क्या कहते हैं, कहानीकार यानी कि अफसाना निगार। तो इस कहानी यानी कि इस अफसाना के लिखने वाली हैं जिलानी बानो। जिलानी बानो ने इस कहानी को लिखा है, यानी कि अफसाना निगार कौन है, तो जिलानी बानो। आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि प्रॉमिस अफसाना के अफसाना निगार कौन है, तो भी आप जिलानी बानो ही टिक करेंगे। अगर पूछे कि प्रॉमिस अफसाना के मुसन्निफ कौन है यानी कि लेखक कौन है, तो भी आप जिलानी बानो ही टिक करेंगे। सबसे पहले जिलानी बानो के बारे में जो डिटेल्स दिया गया है आप लोगों के बुक में, वो शॉर्टकट में मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे लेखक जो होते हैं ना यानी कि मुसन्निफ, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ में चैप्टर से भी पूछा जाता है। चैप्टर से तो कम, लेकिन लेखक से बहुत ज़्यादा घुमा घुमा कर पूछता है। तो जिलानी बानो के बारे में ज़रा समझ लेते हैं और तब हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। और पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस फ़ोन को रख देना है और चीज़ों को समझते चलना है, कॉपी में नोट करते चलना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिलानी बानो जिनकी पैदाइश हुई थी 14 जुलाई 1936 ईस्वी को यूपी के बदायूं में। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिए। जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई, और ऑप्शन में दिया रहता है बदायूं। तो याद रखिएगा, यूपी के बदायूं में 14 जुलाई 1936 को जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी। वालिद यानी कि पिताजी का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी, जो कि हैदराबाद आ गए थे। यानी कि बदायूं बाद में जो है ना, बदायूं को छोड़ करके ये हैदराबाद चले आए लो। शिफ्ट कहाँ हो गए लो, तो हैदराबाद शिफ्ट हो गए लो। और ये जो इनके वालिद यानी कि पिताजी थे अल्लामा हैरत बदायूनी, जिलानी बानो के जो पिताजी थे, ये उर्दू और फारसी के शायर के साथ साथ एक आलिम दीन भी थे।
क्या थे? उर्दू फारसी के शायर के साथ साथ एक आलिम दीन। आपसे पूछेगा सवाल में कि अल्लामा हैरत बदायूनी, यानी कि जो जिलानी बानो के वालिद हैं अल्लामा हैरत बदायूनी, वो उर्दू फारसी के शायर के अलावा और क्या थे? तो ऑप्शन में दिया रहेगा आलिम दीन, तो आपको आलिम दीन टिक करना है, ठीक है। और अगर बात करें जिलानी बानो की तालीम की, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है, शिक्षा की बात करें तो ये एमए तक पढ़ाई की थी। कहाँ तक? तो एमए तक। और शायरी की शुरुआत जब की तो स्टार्टिंग में ये सबा बदायूनी, यानी कि सबा बदायूनी के नाम से ये शेर व शायरी करती थी, ठीक है। और शौक इनका था मौसीकी और मिसौरी में, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूजिक यानी कि सिंगिंग करना, ये इनका शौक था, याद रखिएगा। मशहूर हुई किस चीज़ में? तो अफसाना निगारी और नावल निगारी में। जिलानी बानो जो है ना, उनका भले ही शौक था मौसीकी और मिसौरी का, यानी कि गाना बजाने का और गाना गाना या फिर बजाना, लेकिन इन मशहूर किस फील्ड में हुई? तो अफसाना लिखने की वजह से अफसाना निगारी में फील्ड हुई। अफसाना निगारी और नावल निगारी, ये दोनों क्षेत्र में, यानी कि दोनों फील्ड में ये काफ़ी मशहूर और मकबूल हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने अफसाना लिखा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो याद रखिएगा, मशहूर व मकबूल किस फील्ड में, किस क्षेत्र में, किस सिन्फ में? तो अफसाना निगारी और नावल निगारी, क्योंकि ये नावल भी लिखती थी। 1959 में जिलानी बानो की शादी डॉक्टर अनवर से हुई थी। किससे? डॉक्टर अनवर से हुई थी, लेकिन इनका रिश्ता जो है ना चल नहीं पाया। तो वो बोला नहीं जाता है कि जो शादी के बाद पति और पत्नी जो है ना ट्रेन के दो पहियों के समान है, अगर बैलेंस बिगड़ा तो दुर्घटना तय है। तो उसी तरीके से जिलानी बानो के साथ था। 1959 में डॉक्टर अनवर से इनकी शादी हुई थी, और फिर बाद में जो है ना रिश्ते में खटास भी आई थी। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछ देता है कि जिलानी बानो की पैदाइश जो है ना वो, ये इम्पोर्टेंट है कि बदायूं में हुई थी, और इनके वालिद जो है वो उर्दू और फारसी के शायर के अलावा क्या थे? तो आलिम दीन थे। और जिलानी बानो की शादी 1959 में डॉक्टर अनवर से हुई थी, ठीक। और इनके नावल का नाम याद रखना है, ईवान गज़ल और बारिश संग। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मैं स्टार लगा दे रही हूँ, ठीक है। जिलानी बानो के दो नावलों के नाम, ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। दो नावलों का नाम क्या है? ईवान गज़ल और बारिश संग। इनका एक दो नावल भी है, नगमे का सफ़र और दूसरा का नाम है जुगनू और सितारे। ये दो नावल हैं, ठीक। और अफसानवी मजमूए तो इनको ढेर सारे हैं, ढेर सारे अफसानवी मजमूए। मजमुआ का मतलब किताब, अफसाना यानी कि कहानी, कहानी के किताब इनके बहुत सारे हैं, जैसे कि रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज़ का किस्सा, यह कौन हंसा, तरियाक, नई औरत और सच के सिवा, बात फूलों की। ये सब इनका क्या है? कहानी का किताब है, यानी कि अफसानवी मजमुआ है। और अगर आप लोगों को धुंधला छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो वीडियो को जरा जूम कर लीजिएगा जहाँ पर मैं लिख रही हूँ। इनका एक इन्होंने मोनोग्राफ लिखा कृष्णचंद्र के ऊपर, और अवार्ड इनको दिलाया मिला था मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड और नकूस अवार्ड, सोवियत लंड नेहरू अवार्ड। देखिए इनको कितना सारा अवार्ड मिला था, जिलानी बानो को ढेर सारे अवार्ड मिले थे। अब इसमें से पूछेगा कि कौन सा अवार्ड नहीं मिला, इसमें से 3 ठो कोई दे देगा और कोई एक ऐसा अवार्ड का नाम देगा जो इनको नहीं मिला था। जैसे कि मान लीजिए पद्मश्री इनको अवार्ड, कहीं पर भी पद्मश्री अवार्ड लिखा है? नहीं लिखा है। तो पूछेगा कि जिलानी बानो को कौन सा अवार्ड नहीं मिला, या फिर दरअसल में से किस अवार्ड से नवाजा गया। तो याद रखिएगा, इनको अवार्ड मिला था जिलानी बानो को मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड, नकूस अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। ये टोटल अवार्ड के नाम है। और फाइनली बस इतना ही जिलानी बानो के बारे में आपको डिटेल्स याद रखना है, आपकी नैया पार लग जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं कहानी यानी कि अफसाना की तरफ। क्या किस तरह का ये कहानी है जरा समझते हैं। देखिए नाम ही में है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा, वचन। प्रॉमिस लेना यानी कि वचन लेना, वचन देना। आप सुने होंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चला जाए लेकिन वचन न जाए, ठीक। तो उसी तरीके से ये कहानी है। प्रॉमिस इसमें हुआ रहता है किस चीज़ का? एक माँ और बेटे के बीच एक माँ रहती है। अब चलिए मैं पूरी कहानी स्टार्टिंग से बताती हूँ। देखिए इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर, मरकजी किरदार है ना, मेन कैरेक्टर, वो है अम्मू। अम्मू नाम की एक औरत रहती है।
अब कहानी एकदम धीरे धीरे आराम आराम से ध्यान से सुनना है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है, प्रमुख पात्र जिस पर ये कहानी लिखी गई है, वो है अम्मो नाम की औरत। अम्मो नाम की एक औरत रहती है और उसके 4 बेटे रहते हैं। अम्मो जो रहती है उनके 4 बेटे रहते हैं। पहला बेटा का नाम रशीद, दूसरे बेटे का नाम जमशेद, तीसरे बेटे का नाम खुर्शीद और चौथे बेटे का नाम हमीद। ये इनके टोटल 4 बेटे थे। अम्मू के जो हस्बैंड थे ना, यानी कि शौहर, वो वकील थे। और वकील थे क्योंकि पैसा जमीन जायदाद इन दोनों जन के पास बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो जितना इन लोगों के पास पैसा था, जमीन जायदाद था, इन्होंने पूरा पैसा और जमीन जायदाद यहाँ तक कि बेच कर भी इन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया। 4 बेटे थे, चारों बेटों को पढ़ाया। रशीद को पढ़ाया तो ये अमेरिका में इंजीनियर बन गया। जमशेद न्यूयॉर्क में ये इंजीनियर बना था। खुर्शीद डॉक्टर बना था शिकागो का। और लास्ट जो बेटा हमीद था ना, इसको भी इनके माँ बाप यानी कि अम्मू और उनके शौहर बहुत पढ़ाने की कोशिश किए, लेकिन ये जो हमीद था ना, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। माँ बाप का सबसे छोटा बेटा हमीद और सबसे बिगड़ा हुआ बेटा, ठीक है, जिसको ज़्यादा लाड प्यार दिया जाता है ना, वो अक्सर बिगड़ जाता है। तो हमीद इसी तरह था, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। स्कूल भेजते थे ये लोग, लेकिन स्कूल में जाकर ये पढ़ाई नहीं करता था। स्कूल से निकल कर भागकर कहीं जाकर राजनीति में भाषण दिया करता था। तो इस तरह से था कुछ। तो ये तो कुछ बन नहीं पाया, यानी कि कोई डिग्री हासिल नहीं की, बट राजनीति में होने की वजह से किसी अपोजिट पार्टी के शख्स का, यानी कि किसी दूसरे इंसान का मर्डर ये कर देता है। और मर्डर कर देता है तो इसको जेल हो जाती है। जब ये जेल में चला जाता है तो इसको जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो उनके पास आते हैं और इसको बोलते हैं कि तुम हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ो, हम तुमको रिहा करा देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, एक पार्टी का इसको सपोर्ट मिला और हमीद जेल से रिहा होकर इलेक्शन में खड़ा हुआ। और अब इलेक्शन दिल जीतने की वजह से नहीं, डर के वजह से ये जीता था। इसके जितने भी दोस्त थे, दहशत मच गई थी कि तो ये मर्डर किया था, एक क्रिमिनल टाइप का था, और डर की वजह से सभी लोग को वोट देना पड़ गया। ठीक है, इसके जो पिताजी थे, हमीद के पिताजी जो वकील थे, तो एक गर्व होता है ना कि हमारा बेटा मिनिस्टर बन गया है, इलेक्शन जीत गया है, ये भारत में मिनिस्टर बन गया था। लेकिन इनको इस चीज़ की खुशी नहीं थी, गर्व नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि मेरा बेटा जो है ना, दिल जीतने की वजह से इलेक्शन नहीं जीता है, बल्कि ये डर की वजह से इलेक्शन जीता है। इसके जितने भी दोस्त थे ना हमीद के, वो डरा धमका कर सभी लोगों से जो है ना वोट लिए थे और ये जीत गया था वोट। ठीक है, इलेक्शन जीत गया था और भारत में ये मिनिस्टर बन गया था। दिल्ली में जाकर रह रहा था, दिल्ली का ही मिनिस्टर बना था। ठीक, तो ये टोटल 4 बेटे थे। शौहर का तो इंतकाल हो गया था कुछ दिनों के बाद। जैसे ही हमीद ये मिनिस्टर बना था ना और दिल्ली चला गया, उसके कुछ दिनों के बाद ही अम्मू के शौहर की मृत्यु हो गई, यानी कि इंतकाल हो गया। अब बेचारी अम्मू अकेले हो गई थी अपने घर में। जिस घर में ये लोग रहते थे उस घर में अम्मू ही अकेली थी, और उस घर में एक खादिमा थी, यानी कि एक नौकरानी थी जिसका नाम था ख्वाजा बी। उस नौकरानी का क्या नाम था? तो ख्वाजा बी नाम था, याद रखिएगा। तो अम्मू उस घर में तो अकेले ही ना होगी। क्यों? क्योंकि रशीद जो था वो अमेरिका में इंजीनियर था, तो अपने सारे बाल बीवी बच्चों को अमेरिका में लेकर चला गया था। जमशेद न्यूयॉर्क में इंजीनियर था, तो वो भी अपने बाल बीवी बच्चों को कहाँ लेकर चला गया था? न्यूयॉर्क में लेकर चला गया था। खुर्शीद शिकागो में डॉक्टर था, तो वो भी अपने बाल बीवी बच्चों को शिकागो में लेकर चला गया था। और हमीद भारत में तो था, यानी कि दिल्ली में था, लेकिन दिल्ली में भी ये नहीं कि अपने माँ के पास रहना चाहिए या फिर माँ को ही बुला लेना चाहिए। हालांकि बुलाया था, हमीद जो था ना दिल्ली में था, अपने बाल बीवी बच्चों के साथ वो भी रह रहा था। अपनी माँ को बुलाया था कि माँ तुम घर पर अकेली रह रही हो, तो एक काम करो, यहाँ दिल्ली में ही हमारे साथ आ जाओ, मेरे घर में रहना, देखना कि मंत्री का क्या जज्बा और क्या इज्जत होता है, आकर देखो जरा हमारे घर रहो। तो अम्मू जो थी ना, वो अपने छोटे बेटे हमीद के घर गई थी दिल्ली रहने के लिए। वहां पर रहती थी, देखती थी ये मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री का काम कर रहा है। और लेकिन ये जो थी ना अम्मू, अम्मू वहाँ पर घर के नौकरों से बातें करना और
काम को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे नहीं किया, हमेशा नौकरों को बताते रहना कि नहीं इसको ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है। और अम्मू हमेशा जो है ना कभी अचार बनाती थी, कभी कुछ तो कभी कुछ, इस तरह से काम किया करती थी। अब इसका मन नहीं लगता था, अब ये क्या करे, अचार बनाना, कुछ बनाना, कुछ बनाना, और नौकरों को बताना कि ऐसे नहीं किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता है। तो हमीद जो है ना अपनी माँ से परेशान हो गया और अपनी माँ को बोला कि माँ तुम जाओ वहीं पर, पुराने वाले घर में ही जाओ। तो बेचारी अम्मो जो है ना पुराने वाले घर में ही आ गई। सोचिए उस घर में अकेली अम्मो थी, एक वैसा हरा भरा घर, सोचिए सजा हुआ घर जिसमें अम्मू और उसके शौहर रहा करते थे और चारों बेटे से पूरा घर गूंज उठता था। अब वो घर वीरान हो गया था। शांति मतलब ना वहां पर इस तरीके से हो गया था, अम्मू अकेले थी और मात्र उसकी नौकरानी थी, क्योंकि चारों बेटे इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो एक नौकरानी रख दिए थे कि अम्मू की खिदमत करेगी। तो वो भी नौकरानी ठीक से काम नहीं करती थी। अम्मू जो है ना चिल्लाती, ख्वाजा भी चिल्लाती तो वो सुनती नहीं थी। ख्वाजा भी सोचती थी कि अब लग रहा है दूसरा नौकरी ढूंढना पड़ेगा। तो नौकरानी भी उसी लायक की थी। तो घर एकदम सुनसान हो गया था। उस घर में अम्मू अकेली थी, इसके चारों बेटे भी नहीं थे और खैर शौहर का तो इंतकाल भी हो गया था। और अम्मू की बीमारी थी, कैंसर का इनको बीमारी था, कैंसर का मर्ज आप कहेंगे। धीरे धीरे कैंसर बढ़ता गया और क्योंकि अब खुद पर ध्यान नहीं रखती थी ज़्यादा, देखती थी घर वीरान हो गया है, ना हमारे शौहर है, ना हमारे बच्चे हैं, ना हमारे पोते पोतियां हैं, ना हमारी बहू है। इतने सारी फैमिली होने के बावजूद भी, फैमिली मेंबर होने के बावजूद भी घर सुनसान है। तो खुद पर ध्यान नहीं रखती थी। इसी तरीके से समय बीतता गया और बूढ़ी होते गई अम्मू। अम्मू जब बूढ़ी होते गई और कैंसर का बदन धीरे धीरे फैल, कैंसर जो है ना बदन में धीरे धीरे फैल रहा था, पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रहा था। और क्या हुआ, पूरा सुनसान घर हो गया था, एकदम खंडर की तरह घर हो गया था। ठीक से ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। जो दूध देने वाला आता था वो दरवाजे पर ही दूध रख कर चला जाता था, बुलाता भी नहीं था अम्मू को। और अम्मू उठकर आएगी ही भी कैसे, वो पूरा का पूरा लाचार हो गई थी। उसी तरह रख कर चला जाता, बुलाता भी नहीं था। और वहीं पर दरवाजे पर रखा रखा दूध कोई बिल्ली पी जाती थी, कोई कुत्ता गिरा देता था। इस तरह होता था हमेशा। बाहर बच्चे फुटबॉल खेलते थे, गेंद अंदर चला जाता था, अम्मू के घर के अंदर चला जाता था, तो वो लोग डर से नहीं जाते थे। मतलब पूरा सुनसान, एकदम डरावना, दिखने में भी अम्मू डरावनी लगने लगी थी। ठीक है, अब कोई ध्यान रखने वाला था नहीं और इस तरह बीतते बीतते 2 साल बीत गया। और इन 2 सालों में जो है ना अम्मू का जो कैंसर है पूरे शरीर में, पूरे बदन में फैल गया और इनकी बहुत ही हालत खराब हो गई थी। डॉक्टर बोला था कि 24 घंटे में, 24 आवर्स में क्या होगा, तो अम्मू का इंतकाल हो जाएगा। अम्मू के पास अब ज्यादा समय नहीं है। अब ख्वाजा भी जो नौकरानी रहती है वो अम्मू के चारों बेटे के पास लगातार एक 1 बाई 1 करके फोन लगाती है और बताती है कि अम्मू का हालत बहुत खराब है, उनका आखिरी वक्त चल रहा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर अम्मू का इंतकाल हो जाएगा। अब जैसे ही फोन चारों बेटों के पास गया तो चारों बेटों को वही प्रॉमिस याद आने लगा जो बचपन में अम्मू ने अपने बेटे से लिया था। अम्मू और उनके बेटे के बीच, जो चारों बेटे थे उनसे, उनके बीच प्रॉमिस हुआ था। बेटों ने प्रॉमिस किया था अपनी माँ से कि अम्मी जब आपका इंतकाल हो जाएगा ना तो हम 4 बेटे हैं आपके, हम आपके इंतकाल के बाद हम चारों मिलकर आपको कांधा देंगे। प्रॉमिस ये अम्मू जो है ना अपने चारों बेटों से ली रहती है और वो प्रॉमिस याद आ जाता है इन चारों बेटे को। तो चारों बेटे क्या करते हैं, टिकट कराते हैं तुरंत और धड़ाधड़ आ जाते हैं। 3 बेटे तो आ जाते हैं क्योंकि ये विदेश में रहते थे। एक अमेरिका में था, एक न्यूयॉर्क में था, एक शिकागो में था। तो जल्दी से टिकट कराकर और अम्मू के पास आ जाते हैं। वो जो चौथा बेटा था हमीद, जो दिल्ली में मिनिस्टर था, वो बोलता है, उसके पास फोन करके बड़ा भाई पूछता है कि तुम आ जाओ, अम्मी का तबीयत खराब है, कांधा देना है, प्रॉमिस याद है ना, हमने प्रॉमिस किया था माँ से, प्रॉमिस याद है तुमको। तो हमीद बोलता है हाँ हाँ मुझे प्रॉमिस याद है। एक काम कीजिए, मैं तो अभी बिजी हूँ, अम्मी का जैसे इंतकाल हो जाएगा ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा कंधा देने के लिए। सोचिए एक बेटा ऐसे बात कर रहा है, जबकि इस नाजुक हालात में
चारों बेटों और बहुओं को एक साथ के माँ, यानी कि बहू की भी तो माँ और बेटे की भी तो माँ ही होगी, यानी कि इस हालात में अम्मू के साथ रहना चाहिए था। हमीद इस तरह से बातें किया और बाकी 3 बेटे थे। जैसे ही अम्मू इस तरह आंख खोली तो देख रही है कि इसके तीनों बेटे हैं, सामने खड़े हैं, बहुएं हैं, उनके पोते पोतियां हैं। देखकर अम्मू बहुत ज्यादा खुश हुई। उसे जो है ना, ये घर जो है ना सुनसान लगता था, वो हरा भरा दिखाई देने लगा। उसे मन करने लगा कि मैं अपने बेटे बहू पोते पोतियों के लिए कुछ बना करके खिलाऊं। खुश हो गई बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा खुश हो गई ना कि उसका जो 24 घंटे में वो मरने वाली थी, धीरे धीरे अब वो ठीक होने लगी। यहाँ पर आपको पता क्या चलता है, यहाँ पर सीख ये मिलती है कि आदमी जो है ना, आदमी इंसान वो अपनी सोच से बीमार होता है। अगर आप जीवन में खुश हैं और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं तो आपकी आयु भी लंबी होगी। लेकिन आप जीवन में दुखी रह रहे हैं, टेंशन चिंता में रह रहे हैं ना, जो आप 10 साल में मरने वाले थे वो आपकी आयु घट जाएगी, आप 7 ही साल में मर जाएंगे या 5 ही साल में मर जाएंगे। तो जैसे ही अम्मू देखती है कि उसके तीनों बेटे हैं, बहू हैं, पोते पोतियां हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और खुशी की वजह से ही जो है ना, उसका जो बीमारी है ठीक होने, धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब क्या होता है, उसकी जो बड़ी बहू रहती है वो बोलती है, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, खुदा को याद कीजिए। मतलब उन लोगों को लग रहा था वो लोग तो पूरा 100% कंफर्म होकर ही आए थे कि अम्मू का इंतकाल हो जाएगा 24 घंटे में। और हम लोग जनाजा, यानी कि चारों भाई मिलकर कंधा देंगे, अम्मी को दफनाने के बाद हम लोग फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। ये पूरा 100% कंफर्म विचार बना करके आए थे सभी लोग। लेकिन अम्मू धीरे धीरे ठीक होने लगी और देखते ही देखते 24 घंटे में अम्मू का इंतकाल नहीं हो पाया। तो फिर अब इन जो तीनों बेटे विदेश से आए थे, बहुएं आई थी, पोते पोतियां आई थी, जो भारत की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और विदेश में इसी वजह से उनके शौहर लेकर रहते थे। क्या हुआ, वो लोग देख रहे हैं कि ये मर क्यों नहीं रही है, 24 घंटे में भी इंतकाल नहीं हुआ। बड़ी टेंशन और चिंतित हो गए ये लोग। अगर अम्मी आंख नहीं खोलती ना, अम्मो जो है वो आंख नहीं खोलती तो ये लोग दफना देते जिंदा ही ले जाकर। लेकिन अच्छा हुआ इस अम्मो ने आंख खोल दिया। तब क्या हुआ, अब देख रहे हैं इनके तीनों बेटे की अम्मी तो मर ही नहीं रही है, 24 घंटा से ज्यादा हो गया। तो क्या किए, ख्वाजा भी जो नौकरानी थी उसको धीरे से बुलाए और बोले कि कुछ डॉलर वगैरह निकाल करके दिए, पैसे दिए और बोले कि अम्मो का ख्याल रखना, बताते रहना इनका हालत, हम लोग जा रहे हैं। अम्मो का कांधा देने के लिए आए थे लेकिन अम्मी का तो इंतकाल ही नहीं हुआ। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने काम पर, सीरियस होगा फिर तो बताएं, हम लोग फिर आ जाएंगे। और फिर चले जाते हैं देकर। शायद यही बात जो है ना अम्मो सुन लेती है और उसको इस चीज का एहसास होता है कि हमारे अपने इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हमारे बेटे अपने होते तो आज मुझे इस हालत में छोड़ करके नहीं जाते। जो अपने हैं वो अपने होकर भी मेरे अपने नहीं हैं। और इस तरीके से ये बात जब सुनती है ना तो अम्मू को दुख होता है, दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है कि हमारे बेटे खुद के खून हैं और किस तरह का हरकत कर रहे हैं। और ये तकलीफ जो है वो अम्मू को मार देती है, यानी कि अम्मू का इंतकाल वहीं पर हो जाता है। और जैसे ही ख्वाजा भी आकर के देखती है तो अम्मी लेटी पड़ी है, यानी कि उनका इंतकाल हो गया है। वो जल्दी से लॉरी को फोन घुमाती है और बोलती है कि हाँ यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, आप लॉरी को भेज दीजिए ताकि लेकर जाए, पोस्टमार्टम वगैरह हो और दफनाया जाए इसको। बेटे तो चले गए, अब फिर फोन किया जाएगा तो वो लोग आएंगे नहीं आएंगे। और इस तरीके से ये जो प्रॉमिस अम्मो ली रहती है अपने बेटे से, वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाता है, प्रॉमिस टूट जाता है। और फाइनली कहानी का यहीं पर द एंड हो जाता है। बताइए कितना ये इमोशनल कहानी है। देखिए इस दुनिया में एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना लगा रहता है। ये दुनिया का रीति और रिवाज ही है, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। यहाँ पर अम्मू जो है ना किस हालात में इनका इंतकाल हुआ ये तो आपने देख ही लिया। और इस तरीके से ये कहानी खत्म हो जाती है। अपने बेटे होकर भी अम्मू का साथ नहीं दिए, अम्मू के पास नहीं रह सके। अपने खून
और किस तरह की हरकत और किस तरह का व्यवहार कर पाए। और यही चीज़ अम्मू को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का तकलीफ हुआ और वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। आप सोचिए, अगर उनके बेटे और बहू पोते पोतिया उस घर में रहते हैं, चलो ज़्यादा ही पैसा नहीं कमाते, कुछ ही पैसा इंडिया में रहकर ही कमाते, तो अम्मू का क्या होता? अम्मू तो जिंदा रहती ना, अम्मू का इंतकाल तो नहीं होता। जो वो 10 साल के बाद मरने वाली थी वो आज मर गई। तो इस तरीके से अम्मू का इंतकाल हो गया एंड फाइनली यहाँ पर कहानी का द एंड हो गया। अब ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहानी था, रियल लाइफ पर नहीं लेकर के आना है। बस इतना ध्यान रखना है कि माँ बाप के अलावा आपके बारे में कोई भला नहीं सोच सकता है, और जितना हो सके हमें अपने माँ बाप के लिए अपने तरफ से जितना हो सके उतना करना चाहिए, जितना खुशी देना चाहे दे सके, इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सिर्फ भला ही सोचते हैं, और उसी तरह बच्चों को भी होना चाहिए कि बच्चे जितना ज़्यादा हो सके, माँ बाप का तो कर्ज नहीं उतार सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके अपने तरफ से खुशियाँ देने की कोशिश करें। और फाइनली ये तो कहानी का द एंड हो गया। इसका PDF आपको मिल जाएगा आपन अकेडमी टेलीग्राम पर। आपने पूरी कहानी सुन ली, कैसा लगा? अच्छा लगा देन वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कहानी अच्छा लगा और इस कहानी से आपको सीख क्या मिली, जरा सीख आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। और चैनल पर जो लोग नए नए आए होंगे, क्योंकि आपन अकेडमी आपन नया परिवार है जहाँ पर क्लास 10th और 12th की तैयारी ज़ोरदार तरीके से कराई जा रही है, धमाकेदार तरीके से कराई जा रही है, और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। तो आप सभी लोग आपन अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि चैप्टर 8 प्रॉमिस ये जो अफसाना था ये कैसा लगा और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आपको क्या सीख मिला, ये आपको लिखकर बताना है। और जो भी आप अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जाते हैं, #उर्दू क्वीन, #मुस्कान मैम, वो कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जाएंगे। PDF आपको जैसा कि पता ही है मिलेगा आपन अकेडमी टेलीग्राम पर। अगर ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और वहीं पर लिखा है आपन अकेडमी टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करेंगे, आसानी से आप आपन अकेडमी के टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। PDF वहीं पर डाल दिया जाता है। अब किसी भी बात को लेकर टेंशन नहीं लेना है, तैयारी आप सभी लोगों की लगातार होगी और पूरा का पूरा हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। टारगेट लेकर चलना है 100 आउट ऑफ 100, 100 में 100 इस बार उर्दू में लेकर आना है और रिकॉर्ड तोड़ना है। चलिए विदा लेती हूँ आप सभी लोगों से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।